हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। मैं नरेश कटारा और आप मेरे साथ हैं उत्कर्ष क्लासेज में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति, और राजस्थान की कला संस्कृति उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से। सभी एग्जाम्स में राजस्थान के जितने भी राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम हैं, सब में उसमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझेंगे, इसकी बातों को समझेंगे। ठीक है, क्या क्या मोटी मोटी बातें हैं वो, उनको जो इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से बातें हैं उनको हम करने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पर स्थापत्य कला, स्थापत्य जो कला है उस स्थापत्य कला से संबंधित जो बातें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्थापत्य कला क्या है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थापत्य कला के बारे में। तो देखो स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, स्थापत्य जो कला है ये जो निर्माण कला होती है, ठीक है, निर्माण कला है, निर्माण कला। अब इसमें निर्माण जो कला है इसमें किसका निर्माण स्थापत्य में आता है उसकी बात करें तो देखो, जैसे अगर हम देखें दुर्ग, दुर्ग हैं अपने, महल हैं, मंदिर हैं, बावड़ी हैं, छतरी हैं, हवेली है, ठीक है। इसके अलावा मकबरे हैं, मस्जिद हैं, मीनार हैं, ये सभी किस में आते हैं, तो ये सभी स्थापत्य कला में आते हैं, सभी स्थापत्य कला में आते हैं। अब कई एग्जाम्स में क्या होता है कि दुर्ग महल मंदिर दे दिए जाते हैं, कई में बावड़ी दे दी जाती हैं, कई में छतरी होती है, कई में हवेली होती हैं, तो ऐसे ये दे दिए जाते हैं। तो यहाँ टोटल जो स्थापत्य कला है उसमें यहाँ पर स्थापत्य कला में ये चीज़ें राजस्थान में आती हैं, जिसमें दुर्ग, महल, मंदिर, बावड़ी, छतरी, हवेली, ठीक है, महल हैं, ठीक है, मकबरे हैं, मस्जिद हैं, मीनार हैं, ये सब किस में आते हैं, ये सभी स्थापत्य कला में आते हैं। और राजस्थान की जो स्थापत्य कला है उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, राजस्थान की स्थापत्य कला, राजस्थान की जो स्थापत्य कला है दोस्तों, इस राजस्थान की स्थापत्य कला, इसका जो सर्वाधिक विकास हुआ, सर्वाधिक विकास, उसकी बात करें तो सर्वाधिक जो विकास है वो सर्वाधिक विकास किसके समय है, और राजस्थान की स्थापत्य जो कला है इसका जो स्वर्ण काल है वो किसका काल है। तो भारत की स्थापत्य कला का स्वर्ण काल तो शाहजहां का काल माना जाता है, और राजस्थान की स्थापत्य कला, उस राजस्थान की स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास और स्वर्ण काल किसके समय है, तो ये महाराणा कुंभा के समय है। महाराणा कुंभा, और महाराणा कुंभा जो हैं उनके समय राजस्थान की स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास है। और राजस्थान की स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी किसका काल माना जाता है, महाराणा कुंभा का काल। महाराणा कुंभा का शासन काल है, इन्होंने शासन किया है मेवाड़ पर 1433 से लेकर के 1468 ईस्वी, यानी 15वीं शताब्दी ईस्वी में, 15वीं शताब्दी ईस्वी में ये इन्होंने, महाराणा कुंभा ने शासन किया है। अब महाराणा कुंभा जो हैं, राणा कुंभा, उनकी हम थोड़ी सी बात करें यहाँ पर, तो महाराणा कुंभा और महाराणा कुंभा जो हैं, इनके महाराणा कुंभा के जो वास्तुकार और शिल्पकार हैं उनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो महाराणा कुंभा के वास्तुकार कौन थे और महाराणा कुंभा के शिल्पकार कौन थे, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आ जाता है। तो ये भी ध्यान रखने हैं, याद रखना है इनको। तो महाराणा कुंभा के जो यहाँ अगर हम देखें वास्तुकार, तो वास्तुकार कौन थे, मंडन थे, कौन थे, मंडन थे। और शिल्पकार कौन हैं, तो शिल्पकार कुंभा के, जिसमें एक तो जैता है, एक पूंजा है, पूंजा है, एक नाथा है और एक पेमा है। जैता, पूंजा, नाथा, पेमा, ये जो हैं ये महाराणा कुंभा के शिल्पकार हैं, शिल्पी हैं। और वास्तुकार कौन है, मंडन है। तो वास्तुकार मंडन है, शिल्पकार जो हैं वो जैता, पूंजा, नाथा, पेमा हैं। यहाँ पर राणा कुंभा और राणा कुंभा जो हैं,
माणाकुंभा इनका काल राजस्थान की स्थापत्य कला की दृष्टि से सर्वाधिक विकास का समय है, स्वर्णकाल है। और माणाकुंभा इनके बारे में कविराज श्यामल दास ने क्या कहा है, तो कविराज श्यामल दास ने कहा है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 के निर्माता माणाकुंभा थे। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 का निर्माता किसको माना जाता है, राणाकुंभा को माना जाता है। तो ये बात जो है वो किसके बारे में कही जाती है, माणाकुंभा के बारे में किसने कही है, तो यहाँ पर कविराज श्यामल दास, मेवाड़ के राज के इतिहासकार हैं कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास। और कविराज श्यामल दास जो हैं इनका एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है वीर विनोद। क्या नाम है, वीर विनोद। वीर विनोद कविराज श्यामल दास के ग्रंथ का नाम है। और वीर विनोद जो ग्रंथ है इसमें कविराज श्यामल दास क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से, 84 दुर्गों में से मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 के निर्माता राणा कुंभा थे, राणा कुंभा थे। तो ये बात जो है ये वीर विनोद ग्रंथ में कविराज श्यामल दास ने माणाकुंभा के बारे में लिखी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में हम बात करें दुर्गों की, किसकी, दुर्गों की, तो दुर्ग जो है इसकी बात करें राजस्थान में तो देखो दुर्ग जो है इसके अन्य नाम क्या हैं, तो दुर्ग को ही किला कहते हैं हम, और दुर्ग को ही गढ़ भी कहते हैं। तो किला, गढ़ और दुर्ग एक ही बात होती है। ठीक है, दुर्ग के ही नाम है, किला कहा जाता है, गढ़ कहा जाता है। ठीक है, अब राजस्थान में किला, दुर्ग, गढ़ कहते हैं। भारत में अगर हम बात करें कि भारत में दुर्ग जो हैं उनमें पहले 3 स्थान किसके हैं, तो दुर्ग भारत में सर्वप्रथम पहला स्थान है दुर्गों की दृष्टि से देश में, वो किसका है, महाराष्ट्र का है। सबसे ज़्यादा दुर्ग महाराष्ट्र में है। ठीक है, दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। दूसरा स्थान किसका है, मध्य प्रदेश का है, तो दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। और तीसरा जो स्थान है दुर्गों की दृष्टि से देश में वो राजस्थान का है। किसका है, राजस्थान का है। तो राजस्थान का दुर्गों की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान है। और राजस्थान में कुल लगभग कितने दुर्ग हैं, तो राजस्थान में कुल लगभग 250 दुर्ग हैं। कितने दुर्ग हैं, 250 दुर्ग हैं। तो राजस्थान में लगभग 250 दुर्ग हैं, 250 दुर्ग हैं, 250 हैं राजस्थान में। और राजस्थान का दुर्गों की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है, तो दोस्तों तीसरा स्थान है। अब हम बात करें कि राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के 6 जो दुर्ग हैं वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, विश्व धरोहर सूची। और विश्व धरोहर सूची जो है इसमें शामिल हैं। तो राजस्थान के 6 दुर्ग जो हैं वो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। राजस्थान के 6 दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। अब ये 6 जो दुर्ग हैं इनको शामिल कब किया गया था, तो इनको शामिल किया गया था जून 2013 ईस्वी में। जून 2013 ईस्वी में राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कौन से दुर्ग थे, तो ट्रिक के माध्यम से मैं इनको बता रहा हूं आपको। इनकी ट्रिक याद रखना, ट्रिक है गाजर, चीकू और आम। गाजर, चीकू और आम, ये राजस्थान के 6 दुर्ग हैं। और ये 6 जो दुर्ग हैं ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। तो ये इनकी ट्रिक है। और ट्रिक है कि गाजर, चीकू, आम जून 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। एक तो ये 6 दुर्ग हैं, देखो 6 दुर्ग हैं। गा से मतलब है गागरोन का किला, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। जय से मतलब है जैसलमेर का किला, सोनारगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। ठीक है, इधर गागरोन दुर्ग। रै से मतलब है रणथंबोर दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, तो रणथंबोर दुर्ग है। ची से मतलब है चित्तौड़गढ़ दुर्ग,
कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कु से मतलब है कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। और आम से मतलब है दोस्तों आमेर दुर्ग। कौन सा? आमेर फोर्ट, आमेर दुर्ग जयपुर। ठीक है, तो ये 6 दुर्ग हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। गाजर, चीकू, आम, इस ट्रिक से इनको याद रख सकते हैं हम। 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो 6 दुर्ग हैं जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है, माना जाता है। अब हम बात करें कि दुर्ग जो हैं उन दुर्गों की श्रेणी। ठीक है, तो एक ग्रंथ है शुक्र नीति सार। शुक्र नीति सार। शुक्र नीति सार जो ग्रंथ है, इस शुक्र नीति सार ग्रंथ में, शुक्र नीति सार जो ग्रंथ है, इस शुक्र नीति सार में यहाँ दुर्ग जो हैं उन दुर्गों की कितनी श्रेणी मानी है? तो दुर्गों की 9 श्रेणी मानी गई है। कितनी श्रेणी मानी गई है? 9 श्रेणी। और इस शुक्र नीति सार में दुर्गों की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी किसको माना है? तो सर्वश्रेष्ठ जो श्रेणी माना है वो माना है सैन्य दुर्ग को। किसको? सैन्य दुर्ग को। एक ग्रंथ है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। कौन सा ग्रंथ है? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है दोस्तों वो किसका है? तो अर्थशास्त्र ग्रंथ है कौटिल्य का। किसका है? कौटिल्य का। तो कौटिल्य का ये जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र चाणक्य का, इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र ग्रंथ में, चाणक्य का कौटिल्य का जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में दुर्गों की 4 श्रेणी मानी है। कितनी श्रेणी मानी है? 4 श्रेणी मानी है। और दुर्ग जो है, इस दुर्ग को कौटिल्य ने सप्तांग जो सिद्धांत दिया है उसमें एक राज्य का महत्वपूर्ण अंग माना है। राज्य का अंग माना गया है, सप्तांग सिद्धांत बताया है, तो उसमें राज्य का अंग भी बताया है दुर्ग को, कि दुर्ग बहुत जरूरी है राज्य के लिए। ठीक है, दुर्ग सुरक्षा के लिए जरूरी है। ठीक है, अब यहां हम अगर देखें कि कौन कौन सी श्रेणी है दुर्गों की, तो देखो 9 श्रेणी मानी गई हैं। कितनी श्रेणी मानी गई हैं? 9। तो दुर्गों की 9 श्रेणी मानी गई हैं। दुर्गों की 9 श्रेणियां हैं, ये 9 श्रेणी मानी गई हैं। अब इसमें कौन कौन सी श्रेणी हैं दुर्गों की, उनकी अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो देखो एक तो होता है गिरिदुर्ग, गिरिदुर्ग। एक होता है वन दुर्ग। कौन सा? वन दुर्ग। एक होता है धानवन दुर्ग, धानवन, धानवन दुर्ग। एक होता है जल या औद्योगिक दुर्ग, औद्योगिक दुर्ग। ठीक है, अब ये चारों श्रेणी जो हैं, ये 4 श्रेणी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलती हैं और शुक्र नीति सार में मिलती है। शुक्र नीति सार में 9 हैं, उनमें से 4 कॉमन हैं दोनों में। ठीक है, फिर है एक ऐरण दुर्ग, एक है पारिद दुर्ग, एक है पारिख दुर्ग, एक है सैन्य दुर्ग और एक है सहाय दुर्ग, सहाय दुर्ग, सहाय दुर्ग। अब ये जो दुर्ग हैं, देखो यहां पर ये दुर्गों की श्रेणी दे रखी हैं, और दुर्गों की जो श्रेणी गिरी, वन, दल, धानवन, ठीक है, ऐरण, पारिद, पारिक, सैन्य, सहाय, ये 9 श्रेणी शुक्र नीति सार में मिलती हैं। 9 श्रेणी शुक्र नीति सार में मिलती हैं। अब इनकी हम बात करें आगे, तो देखो गिरि दुर्ग किसको कहते हैं? ठीक है, वह दुर्ग जो किसी पहाड़, पर्वत या पठार पर बना हो, पहाड़, पर्वत या पठार पर बना हो, उसको गिरि दुर्ग कहते हैं। वन दुर्ग, वह दुर्ग जो घने जंगलों, वनों से घिरा हो, वन दुर्ग कहलाता है। धानवन दुर्ग, वह दुर्ग जो रेत से घिरा हो अथवा मरुस्थल में बना हो, धानवन दुर्ग कहलाता है। जल या औद्योगिक दुर्ग, वह दुर्ग जो किसी नदी के किनारे या संगम पर बना हो अथवा जल से घिरा हो, तो क्या कहलाएगा वो? तो वो जल या औद्योगिक दुर्ग कहलाएगा। ऐरण दुर्ग, वह दुर्ग जो पहाड़, पर्वत, नदी, नालों, खाइयों, दुर्गम मार्गों, कटीले रास्तों से घिरा हो, ठीक है, उस दुर्ग को क्या कहते हैं? ऐरण दुर्ग, जैसे रणथंभौर का किला। पारिद दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों ओर मिट्टी अथवा पत्थर का परकोटा दीवार बनी हो, उसको क्या कहते हैं? पारिद दुर्ग कहते हैं। एक है पारिख दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों ओर पानी की गहरी खाई बनी हो, उसको क्या कहते हैं? पारिख कहते हैं। सैन्य दुर्ग, वह दुर्ग जिसमें हमेशा चतुरंगनी 4 अंगों वाली सेना रहती हो, निवास करती हो, उसको पारिख दुर्ग कहा जाता है, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला और एक अकबर का किला मैगजीन दुर्ग। सहाय दुर्ग, वह दुर्ग जिसमें हमेशा साथ देने वाले भाई, बंधु, मित्र मौजूद रहते हों, सहाय दुर्ग कहलाता है।
ठीक है। अब राजस्थान का एक किला ऐसा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो केवल धानवन को छोड़ दें तो सभी श्रेणियों में रखा जा सकता है, इसलिए राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वहां रेगिस्तान नहीं है, बाकी सब कंडीशन है उसमें, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में इसीलिए कहा जाता है, इसको राजस्थान का सिरमौरगढ़ कहते हैं, और इसके बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, बाकी सब गढ़ैया, तो बाकी सब गढ़ैया यानी कि गढ़ तो केवल चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब तो क्या है, छोटे मोटे दुर्ग हैं, गढ़ैया हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कहा जाता है, किसके बारे में, चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा जाता है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को हम यहाँ धानबंद को छोड़कर के सभी श्रेणियों में लगभग रख सकते हैं, सभी श्रेणियों में रख सकते हैं। तो ये दुर्ग जो है, अब राजस्थान में बहुत सारे दुर्ग हैं, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट जो दुर्ग हैं, जिसमें चित्तौड़गढ़ का किला है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ का किला है, भैंसोड़गढ़ है, ठीक है, भैंसोड़गढ़ दुर्ग है, गागरोन का किला है, रणथंभौर का किला है, रणथंभौर किला है, लोहागढ़ दुर्ग है, भरतपुर राजस्थान का, अजयगढ़ है, ठीक है, वो पारित दुर्ग है। इसके अलावा बटनेर का किला है, चूरू का किला है, जयपुर में जो किले हैं जिसमें नाहरगढ़ है, आमेर का किला है, जयगढ़ दुर्ग है, अजमेर में मैगजीन दुर्ग है, इसके अलावा अजमेर में तारागढ़ दुर्ग है, बूंदी का तारागढ़ दुर्ग है, बूंदी का तारागढ़ दुर्ग है, सुवर्णगिरी दुर्ग है, जालौर में सिवाना का किला है, जैसलमेर में सोनारगढ़ किला है, जोधपुर में चिड़िया टूकगढ़ है जिसको सोनारगढ़ कहा जाता है, और बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग है, बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग है, अचलगढ़ दुर्ग है, और अचलगढ़ दुर्ग है माउंट आबू में, अलवर में बाला किला है, अलवर में बाला किला है, कोषवर्धन किला है जिसको शेरगढ़ कहते हैं, बारह में है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ धौलपुर में शेरगढ़ का किला है, धौलपुर में शेरगढ़ का किला है, कुचामन का किला है, मांडलगढ़ का किला है, बदनौर का किला है, ठीक है, कोडड़ा का किला है, बैराठ का किला है, ऐसे बहुत सारे किले हैं राजस्थान में, लगभग 250 किले हैं, चौमू का किला है, ठीक है, दौसा का किला है, बहुत सारे किले हैं, दुर्ग हैं राजस्थान में, ठीक है। और राजस्थान में लगभग 250 दुर्ग हैं, और दुर्गों की दृष्टि से राजस्थान का देश में 30वां स्थान है, ठीक है। तो ये तो बातें हमने सामान्य दुर्गों के बारे में बात की थी, ठीक है। महलों की बात करें तो राजा महाराजाओं ने विभिन्न प्रकार के महल बनवाए हैं, ठीक है, जिसमें राजस्थान का एक प्रसिद्ध महल है, और प्रसिद्ध महल है जिसकी हम बात करें हवा महल, हवा महल, हवा महल है। और हवा महल जो है ये प्रसिद्ध महल है, हवा महल कहाँ पर है, तो ये जयपुर में है, कहाँ पर है, जयपुर में है, और ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और हवा महल, इसकी हम बात करें, देखो मोटी बात करते हैं इसकी, निर्माण, इसका जो निर्माण है वो निर्माण 1799 ईस्वी में करवाया है, किसने, सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया है, ठीक है। और इसके जो वास्तुकार हैं, वास्तुकार, तो वास्तुकार कौन है, तो इसके वास्तुकार हैं लालचंद उस्ता, लालचंद उस्ता, तो लालचंद उस्ता इसके वास्तुकार हैं। रानियों की झांकी दर्शन के लिए करवाया है, श्री कृष्ण की मुकुट की आकृति में बना है, श्री कृष्ण के मुकुट की आकृति में बना है, श्री कृष्ण की मुकुट आकृति में ये बना हुआ है, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से बना है। और यहाँ पर इसमें जो खिड़की हैं उनकी बात करें तो 953 खिड़कियां हैं, 953 खिड़कियां हैं। और इसकी नींव की बात करें तो नींव तो इसमें है ही नहीं, नींव नहीं है इसमें, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई लगभग 87-88 फीट ऊंचाई है इसकी, 87 या 88 फीट इसकी ऊंचाई मानी जाती है, ठीक है। और हवा महल जो है ये रानियों को झांकी दर्शन के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। और इसके जो उपनाम हैं वो क्या है, तो इसके जो उपनाम हैं, उपनाम इनकी बात करें तो इसको कहा जाता है जयपुर का हृदय, जयपुर का हृदय कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसको श्री कृष्ण का मुकुट कहा है। और इसको कहा जाता है एयरफोर्ट ऑफ राजस्थान, एयरफोर्ट ऑफ राजस्थान, तो एयरफोर्ट ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और यहाँ पर हवा महल जो है इसके बारे में यहाँ पर हम बात करें तो हवा महल, इसको हवा महल को 1983 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में इसको राजकीय संग्रहालय घोषित कर दिया था, राजकीय संग्रहालय घोषित कर दिया था इसको, तो राजकीय संग्रहालय घोषित कर दिया 1983 ईस्वी में। और हवा महल जो है इसका जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार, उस प्रवेश द्वार का नाम है आनंदपोल, क्या नाम है, आनंदपोल इसका प्रवेश द्वार है, आनंदपोल। और हवा महल इसकी मंजिल कितनी है इसमें, तो इसमें जो मंजिल हैं वो मंजिल है कितनी, 5 मंजिल हैं। अब उसमें 5 जो मंजिल हैं वो कौन कौन सी हैं, तो 5 4 3 2 1 ऐसे याद कर लेना इनको। और इनकी ट्रिक है स र वे प्र
हवा, सर्वविप्र हवा, ये इनकी मंजिलों की ट्रिक है। ठीक है, तो अब यहाँ 5 मंजिल हैं इसकी, जो 5 मंजिल हैं उनकी बात करें तो देखो 5वीं मंजिल है उसका नाम है हवा मंदिर, हवा मंदिर। तो हवा मंदिर इसकी 5वीं मंजिल है। फिर अगर हम बात करें चौथी मंजिल की, तो चौथी मंजिल है उसका नाम है प्रकाश मंदिर, प्रकाश या सूर्य मंदिर। तीसरी है उसका नाम है विचित्र मंदिर, क्या नाम है, विचित्र मंदिर। और दूसरी जो मंजिल है यहाँ इसकी, तो दूसरी मंदिर है उसका नाम है देखो रय और रतन मंदिर, इसको प्रताप मंदिर भी कहते हैं, रतन मंदिर है। ठीक है, और यहाँ शरद मंदिर, शरद मंदिर। तो पहली है शरद मंदिर, तो शरद मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर या सूर्य मंदिर भी कहते हैं इसको, और सबसे ऊपर की है वो है हवा मंदिर। तो इनको ऐसे सर्वविप्र हवा यहाँ ऐसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। तो 5 मंजिल का है हवा महल और जयपुर में बना हुआ है, जयपुर में बना हुआ है, हवा महल कहा जाता है इसको। ये बिना नींव के हवाई हवा में बना हुआ है भैया। ठीक है, 953 इसमें क्या है, खिड़कियाँ हैं, 953 इसमें विंडो हैं, खिड़कियाँ हैं, और ऊंचाई लगभग 87-88 फीट है। श्री कृष्ण को समर्पित किया गया है। सवाई प्रताप सिंह ने रानियों के झांकी दर्शन के लिए इसका निर्माण करवाया था। तो रानियों के झांकी दर्शन के लिए बना है। 1799 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है हवा महल का। तो एक प्रसिद्ध महल है राजस्थान का, कौन सा, हवा महल। आगे बात करें हम, यहाँ देखो एक है विजय स्तंभ, विजय स्तंभ इसका नाम याद रखना है। ठीक है, जैसे विजय स्तंभ इंपॉर्टेंट महल है, उनको बता रहा हूँ मैं आपको। विजय स्तंभ, और विजय स्तंभ जो है वो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। तो ये विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इसका जो निर्माण है, इसकी बात करें तो देखो इसका जो निर्माण है वो निर्माण हुआ है 1440 से लेकर के 48 ईस्वी के बीच में। इसके जो निर्माता हैं वो निर्माता कौन है, तो निर्माता राणा कुंभा हैं, राणा कुंभा हैं। तो राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया है। किस उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था, तो इसका उपलक्ष्य है मालवा विजय, मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। इसमें मंजिल कितनी है, तो इसमें मंजिल जो है वो 9 मंजिल हैं, जिसमें ऊपरी 3 लकड़ी की मंजिल हैं। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द इसमें लिखा हुआ है, और यहाँ पर 9 मंजिल हैं इसमें विजय स्तंभ में। और विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ, यहाँ विजय स्तंभ की आगे बात करें तो विजय स्तंभ ये इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, अन्य किन नामों से इसको जाना जाता है, तो अन्य नाम इसके, इसको देखो क्या कहते हैं, इसको जय स्तंभ भी कहते हैं, जय स्तंभ कहते हैं इसको। इसको कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, इसको कीर्ति स्तंभ कहते हैं। इसको मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। तो मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहते हैं, भारतीय मूर्तिकला, मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहते हैं इसको। ठीक है, इसको विष्णु ध्वज कहते हैं, विष्णु ध्वज कहते हैं, विष्णु ध्वज कहते हैं। इसको हिंदू प्रशस्ति कहते हैं, हिंदू प्रशस्ति कहते हैं इसको। ठीक है, इसको विक्ट्री टावर कहा जाता है इंग्लिश में, अगर देखें विजय की स्मृति में बना है इसलिए इसको विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ कहा जाता है। तो विक्ट्री टावर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसे कई नामों से इसको जाना जाता है। और विजय स्तंभ जो है इसमें अगर हम देखें, विजय स्तंभ की आगे और बात करें तो विजय स्तंभ, इसमें विजय स्तंभ में यहाँ पर जो 3rd मंजिल है इसकी, 3rd मंजिल, इस 3rd मंजिल पर यहाँ 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, अल्लाह शब्द जो है वो 9 बार यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 9 बार अल्लाह शब्द जो है वो अंकित है, और ऊपरी 3 मंजिल लकड़ी की हैं। इसका बाद में पुनः निर्माण भी हुआ है, और पुनः निर्माण जो हुआ है वो पुनः निर्माण हुआ है, और वो पुनः निर्माण करवाया है मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने। तो मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के समय इसका पुनः निर्माण भी हुआ है विजय स्तंभ का। और विजय स्तंभ जो है ये प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है। और प्रतीक चिन्ह है किसका, तो प्रतीक चिन्ह है यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो राजस्थान पुलिस का, और एक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया है, और ये समर्पित किसको है, तो समर्पित है भगवान विष्णु को, समर्पित किसको किया गया है, भगवान विष्णु को। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, विष्णु ध्वज कहते हैं। और कर्नल टॉड,
कर्नल टॉड जो है उसने इसे कुतुब मीनार से बेहतरीन बताया है। कुतुब मीनार जो है उस कुतुब मीनार से बेहतरीन बताया है, कुतुब मीनार से बेहतरीन बताया है। और फर्ग्यूसन जो है उसने इसकी तुलना किससे की है, तो फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना की है रोम के टार्जन टावर से। रोम के टार्जन जो टावर है उस रोम के टार्जन टावर से इसकी तुलना की जाती है। और रोम के टार्जन टावर से इसकी तुलना की है किसने, तो रोम के टार्जन टावर से इसकी तुलना की है फर्ग्यूसन ने। तो ये विजय स्तंभ के बारे में बातें हैं। और विजय स्तंभ जो है वो कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। 1440 से 48 के बीच में मालवा विजय के उपलक्ष्य में जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, उस विजय के उपलक्ष्य में किसने बनवाया है, इसको महाराणा कुंभा ने बनवाया है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे महल हैं राजस्थान में। महलों की नगरी, जल महलों की नगरी कहा जाता है डीग को। ठीक है। डीग के महल रंगीन फव्वारों के लिए प्रसिद्ध हैं, रंगीन फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ सावन भादों महल बने हुए हैं, सावन भादों महल बने हुए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो महल हैं दोनों, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ बताए। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर राजस्थान के प्रमुख कुछ मंदिर हैं, मंदिरों की बात करें तो देखो मंदिरों में राजस्थान का प्रथम समयांकित मंदिर, राजस्थान का प्रथम समयांकित मंदिर, तो राजस्थान का प्रथम समयांकित जो मंदिर है, समयांकित मंदिर, वो राजस्थान का प्रथम समयांकित मंदिर है शीतलेश्वर महादेव मंदिर, शीतलेश्वर महादेव मंदिर। तो शीतलेश्वर महादेव जो मंदिर है वो राजस्थान का पहला समयांकित मंदिर है जिस पर 746 विक्रम संवत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, विक्रम संवत लिखा हुआ है। शीतलेश्वर महादेव मंदिर है और ये कहाँ पर है, तो ये झालरापाटन में है, झालरापाटन में है। तो झालरापाटन है झालावाड़ में, और झालरापाटन को कहते हैं घंटियों का शहर, सिटी ऑफ बेल्स। ठीक है। तो झालरापाटन में है ये, ठीक है, झालावाड़ में बना हुआ है। एक विभीषण मंदिर है, विभीषण मंदिर, और विभीषण जो मंदिर है वो कहाँ पर है, कैथून में है। और कैथून कहाँ है, कोटा में है। विभीषण मंदिर कैथून कोटा में बना हुआ है। ब्रह्मा जी मंदिर है, और ब्रह्मा जी जो मंदिर है ये भारत का एकमात्र ऐसा ब्रह्मा जी मंदिर है जहाँ विधिवत रूप से ब्रह्मा जी की पूजा होती है। और ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, पुष्कर में है। कहाँ पर है, पुष्कर में है। इसका निर्माण जो है वो गोकुल चंद पारीक ने करवाया है, गोकुल चंद पारीक ने। तो गोकुल चंद्र पारीक जो हैं उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर अजमेर में। ठीक है। इसके अलावा और कुछ मंदिरों की बात करें, जैसे राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो, और राजस्थान का जो खजुराहो है वो किसको कहते हैं, ठीक है, मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो या मिनी खजुराहो कहते हैं इसको। ठीक है, मेवाड़ का खजुराहो। इसके अलावा हाड़ौती का खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो। ठीक है। ये कौन से मंदिर हैं, तो देखो राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, राजस्थान का खजुराहो कहते हैं सोमेश्वर मंदिर को। किसको, सोमेश्वर मंदिर को। और सोमेश्वर जो मंदिर है वो सोमेश्वर मंदिर है कहाँ पर, किराड़ू में। कहाँ पे, किराड़ू में। और किराड़ू कहाँ है, बाड़मेर में। तो किराड़ू बाड़मेर में है। ठीक है। मेवाड़ का खजुराहो, और मेवाड़ का जो खजुराहो वो कहते हैं अंबिका माता मंदिर को, अंबिका माता मंदिर को। मूल खजुराहो के मंदिर वो एमपी में है। अंबिका माता मंदिर है जगत में, और जगत कहाँ है, उदयपुर में। जगत कहाँ है, उदयपुर में है। ठीक है। हाड़ौती का खजुराहो, और हाड़ौती का जो खजुराहो है वो हाड़ौती का खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो किसको कहा जाता है, और हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है भंड देवरा को, भंड देवरा, भंड देवरा शिव मंदिर को, भंड देवरा शिव मंदिर को। और भंडदेवरा शिव मंदिर कहाँ है, भंडदेवरा में। और भंडदेवरा कहाँ है, बारा में है। ठीक है। तो इनको खजुराहो के नाम से जाना जाता है। इनको राजस्थान का खजुराहो, मिनी खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं इन मंदिरों को। खजुराहो शैली में ये बने हुए हैं। ठीक है। खजुराहो शैली में मंदिर हैं। ठीक है। आगे हम बात करें तो देखो कुछ मंदिरों की और विशेष, तो जैसे यहाँ पर एक है रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर है। और रणकपुर जो जैन मंदिर है इसका ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो रणकपुर जैन मंदिर है कहाँ पे, रणकपुर में। और रणकपुर कहाँ है, पाली में। ठीक है। इसका जो निर्माण है, निर्माण, वो निर्माण किसने करवाया था, तो धरणक शाह ने। एक कुंभा के एक मंत्री थे धरणक शाह, धरणक शाह, जैन व्यापारी थे ये धरणक शाह। इन्होंने इसका निर्माण करवाया था
किसके समय बनवाया था? तो शासक कौन थे? तो शासक किसके समय बना है? तो माणक कुंभा के समय बना है, माणक कुंभा के समय बना है। और इसके शिल्पकार कौन थे? तो इसके जो शिल्पी थे उनका नाम पूछ लिया जाता है, देपाक थे, देपाक थे। और इसमें खंबे कितने हैं? तो इसमें जो खंबे हैं दोस्तों वो 1444 खंबे हैं, 1444 खंबे हैं। इसलिए रणकपुर जैन मंदिर जो है इसका उपनाम है, ये उपनाम पूछ लिया जाता है, तो उपनाम याद रखना, इसको कहते हैं चौमुखा जैन मंदिर, चौमुखा जैन मंदिर। तो चौमुखा जैन मंदिर कहा जाता है इसको। इसको और किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसको खंभों का वन, खंभों का वन कहा जाता है, खंभों का अजायब घर, खंभों का अजायब घर कहते हैं इसको। तो खंभों का अजायब घर कहते हैं। और ये समर्पित किस भगवान को है? तो किसका है ये मंदिर? तो समर्पित है भगवान ऋषभ देव जी को। किसको? भगवान ऋषभ देव जो हैं आदिनाथ, ऋषभ देव। और ऋषभ देव कौन है? आदिनाथ, ठीक है। तो ऋषभ देव आदिनाथ को ये समर्पित जैन मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है रणकपुर पाली का, ठीक है। और रणकपुर पाली में ये मंदिर बना हुआ है, तो रणकपुर का जैन मंदिर है। इसके अलावा देखो यहाँ देलवाड़ा, देलवाड़ा है माउंट आबू में, देलवाड़ा माउंट आबू, देलवाड़ा माउंट आबू के जैन मंदिर, इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देलवाड़ा माउंट आबू के जो जैन मंदिर हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर 2 मंदिर हैं प्रसिद्ध। कितने मंदिर हैं? 2 मंदिर हैं यहाँ पर प्रसिद्ध। उनमें 2 जो मंदिर हैं, देखना 2 जो मंदिर हैं उसमें कौन से मंदिर प्रसिद्ध हैं? तो एक तो है विमल वसई, विमल वसई मंदिर, और एक है लूण वसई मंदिर, लूण वसई मंदिर। तो विमल वसई और लूण वसई ये 2 मंदिर हैं। अब यहाँ पर विमल वसई जो मंदिर है इसकी बात करें तो देखो इसका जो निर्माण है, निर्माण वो 1030 ईस्वी के लगभग है, 1030 ईस्वी के लगभग निर्माण है। और इसका जो लूण वसई मंदिर है इसका जो निर्माण है वो निर्माण लगभग 1231 ईस्वी के लगभग निर्माण है, 1231 ईस्वी के लगभग निर्माण है। आगे बात करें इसकी तो देखो यहाँ पर ये इसका जो निर्माता है, निर्माता है वो कौन है? तो विमल साहा, विमल साहा है। अब ये विमल साहा किसका मंत्री है? तो ये मंत्री है विमल साहा भीमदेव प्रथम का, भीमदेव प्रथम का। और भीमदेव प्रथम गुजरात के चालुक्य शासक है, गुजरात के चालुक्य शासक हैं, इसने इसको बनवाया है। और ये समर्पित किसको है? तो समर्पित है किसको? तो समर्पित है यहाँ भगवान आदिनाथ को। और आदिनाथ कौन है? ऋषभ देव है, आदिनाथ को समर्पित है। इसकी बात करें निर्माण, ये इसका निर्माता, इसके निर्माता कौन है? तो इसके निर्माता हैं वास्तुपाल, वास्तुपाल और तेजपाल, वास्तुपाल और तेजपाल। अब इसके ये मंत्री किसके हैं? तो ये दोनों मंत्री जो हैं वो किसके हैं? तो गुजरात का एक शासक है जिसका नाम है वीर रावल, वीर रावल। तो वीर रावल के मंत्री हैं। और वीर रावल कहाँ का शासक है? गुजरात का शासक है। उन्होंने इसका निर्माण करवाया है। और ये समर्पित किसको है? तो समर्पित है दोस्तों ये किसको? तो ये समर्पित है, अगर इसकी हम बात करें तो ये समर्पित किसको है? तो ये नेमिनाथ को है। किसको? नेमिनाथ जी को है। और नेमिनाथ जी जो हैं ये 22वें तीर्थंकर हैं, 22वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो ये 22वें तीर्थंकर हैं, 22वें तीर्थंकर हैं। 24वें अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी, जिनका प्रसिद्ध मंदिर है चांदन गांव करौली में महावीर जी का मंदिर। तो ये देलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं। इन जैन मंदिरों का यहाँ पर निर्माण हुआ है। तो ये यहाँ पर हमने मंदिर, महल, दुर्गों के बारे में, इंपॉर्टेंट जो मंदिर हैं उनके कुछ बारे में बातें की हमने। ऐसे राजस्थान में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं जिसमें ये इंपॉर्टेंट मंदिर माने जाते हैं। कौन से? तो देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, रणकपुर का जैन मंदिर है, रणकपुर का जैन मंदिर है। इसके अलावा कुछ मंदिर हैं उनकी अगर बात करें, देखो ऋषभ देव जी मंदिर है धुलेब उदयपुर में। ऋषभ देव जी का मंदिर कहाँ है? धुलेब उदयपुर में है, धुलेब उदयपुर में। एकलिंग जी मंदिर है, एकलिंग जी मेवाड़ के कुल देवता हैं। और एकलिंग जी का जो मंदिर है वो कैलाशपुरी उदयपुर में है। सास बहू का मंदिर है वो नागदा उदयपुर में है, सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है, ठीक है। इसके अलावा और मंदिरों की बात करें, जैसे लक्ष्मण जी का मंदिर है वो भरतपुर में है, गंगा माता मंदिर है वो भरतपुर में है, ठीक है। इसके अलावा और मंदिरों की बात करें तो यहाँ पर जोधपुर में
जोधपुर में महामंदिर है और महामंदिर जो है उसका निर्माण मानसिंह ने करवाया है। नाथ संप्रदाय की वहाँ पर प्रधान पीठ है। महामंदिर जोधपुर में बना हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो राजस्थान में यहाँ पर बने हुए हैं, राजस्थान में बने हुए। तो स्थापत्य कला की ये बातें हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ जैसे यहाँ पर मकबरे वगैरह हैं, उनकी बात करें, मकबरे मस्जिद हैं, ठीक है। तो मस्जिद हैं वो प्रसिद्ध हैं, जैसे जामा मस्जिद है भरतपुर में है, ठीक है, जामा मस्जिद। ईदगाह मस्जिद है जयपुर में है, ईदगाह मस्जिद बनी हुई है, ठीक है। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है, ठीक है, तो वो अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह बनी हुई है, जो विश्व प्रसिद्ध दरगाह है, ठीक है, अजमेर में ख्वाजा साहब की। तो ऐसे राजस्थान की ये सब किस में आते हैं, ये स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं, स्थापत्य कला में आते हैं ये सभी चीज़ें। तो स्थापत्य कला जो है उसकी दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है वो माणा कुंभा के समय, और माणा कुंभा का जो काल है वो स्थापत्य की दृष्टि से राजस्थान का क्या माना जाता है दोस्तों, तो वो स्वर्ण काल माना जाता है स्थापत्य की दृष्टि से। तो ये बातें हमने स्थापत्य कला की इसमें की हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।